Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani. I welcome all the viewers to the lecture series of Law of Tort. In the present lecture, we will discuss about the concept of absolute liability. We have already discussed and I have already uploaded a video on the concept of strict liability. The absolute liability is a modified version of the concept of strict liability. We have discussed in the concept of strict liability that a person, whoever brings a dangerous thing on his land, and if it escapes and it caused any kind of damage to another person, then his liability will be the strict liability. अगर कोई पर्सन अपने प्रीमाइसिस में डेंजरस थिंग लेकर आता है और वो अगर स्केप होती है, उसके प्रीमाइसिस से बाहर निकलती है, जिसके वजह से किसी को लॉस होता है, तो उसकी लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऐसी है कि केयर लेने के बाद भी अगर वो एक्ट होता है तब भी लायबिलिटी रहेगी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ डिफेंसेस. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमने देखा था कि उसमें कुछ डिफेंसेस अवेलेबल है, जस्ट लाइक एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, plaintiff the wrongdoer, consent. So these are the defenses available for the tort of strict liability. So the person used to avoid their obligation and responsibility by taking a certain kind of defenses, though their act is a negligent one. कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि पर्सन अपने एक्ट को जस्टिफाई कर रहे थे. दैट्स वाई ये जो कंसेप्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, ये एग्जिस्टेंस में आया. एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट आने की वजह यही है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डेंजरस चीज़ अपने प्रीमाइसिस में लेकर आने के बाद कोई ना कोई जो डिफेंडेंट क्या कर रहा था कि डिफेंस उसके पास अवेलेबल थे, तो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लेगा, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी का डिफेंस लेगा, इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस लेगा, एंड दे यूज्ड टू अवॉइड देयर लायबिलिटी. वो अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर रहे थे. फर्स्ट टाइम द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटीज इमर्ज इन द केस यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो कंसेप्ट इवॉल्व हुआ इंडिया में, वो एक केस थी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस केस इज फेमस विथ अ नेम ऑफ भोपाल गैस लीक डिजास्टर केस. तो ये भोपाल गैस लीक डिजास्टर केस के नाम से ये पर्टिकुलर केस बहुत ज़्यादा फेमस है. और ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट को इवॉल्व किया. एंड देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी. एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज हैविंग अ सर्टेन डिफेंसेस, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी डजंट हैव एनी काइंड ऑफ डिफेंस. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफेंसेस हैं और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी डिफेंस नहीं है. तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के हिसाब से अगर कोई पर्सन डेंजरस थिंग अपने प्रीमाइसिस में लेकर आता है और वो स्केप होती है, वो बाहर निकलती है और जिसकी वजह से डैमेज होता है, तो लायबिलिटी 100% उस पर्सन की रहेगी. एब्सोल्युटली पर्सन विल बी हेल्ड लायबल. देयर विल बी नो डिफेंस फॉर हिम टू टेक. कोई भी डिफेंस उसके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा. सो वी विल डिस्कस व्हाट आर द एग्जैक्ट facts of the Bhopal gas leak disaster case. So in this case, on midnight of 3rd December 1984, leak of methyl isocyanate from Union Carbide Corporation USA. USA based एक यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन थी भोपाल में. तो 2-3 दिसंबर के मिडनाइट को 1984 में मीथल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से, एंड इट क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 3,000 people and 6 lakh injured. Not in that particular accident, 3,000 people dies and 6 lakh people injured. 3,000 लोगों की जाने गई एक्सीडेंट में और 6 लाख से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए. The government of India proclaimed an ordinance entitled the Bhopal Gas Leak Disaster Processing of Claims Act 1985. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, उसका नाम था भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985.
एंड फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम अ सूट इन यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यूयॉर्क, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यूयॉर्क में एक सूट फाइल किया विक्टिम के बिहाफ से. सो द कोर्ट डिसमिस द पिटिशन ऑन ग्राउंड फॉरम नॉन कन्वीनियंस. तो न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये पिटिशन को डिसमिस किया और उनका मानना था कि यहाँ पर ये केस प्रॉपरली हम चला नहीं सकते. द सूट कैन बी मोर कन्वीनियंटली ट्राइड इन इंडिया एंड डायरेक्टेड टू यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन टू पे $5 million टू विक्टिम्स. और उन्होंने कहा कि ये सूट क्योंकि एक्सीडेंट इंडिया में हुआ इसलिए इसका ये केस कन्वीनियंटली इंडिया में ही ट्राई हो सकती है. और न्यूयॉर्क कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन को डायरेक्शन दिया कि विक्टिम्स को $5 million एज अ कंपेंसेशन दिया जाए. द यूनियन ऑफ इंडिया मेक एन अपील एंड सेम वाज डिसमिस्ड. न्यूयॉर्क कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में यूनियन ऑफ इंडिया ने अपील किया और अपील भी डिसमिस हुई. द यूनियन ऑफ इंडिया फाइल्ड अ सूट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल क्लेमिंग $3.3 billion, दैट इज इक्वलेंट टू 3,900 crores. फिर उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया ने भोपाल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट फाइल किया और वहाँ पर उन्होंने 3.3 बिलियन 3,900 करोड़ रुपीस उन्होंने क्लेम किया एज अ कंपेंसेशन. द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर्ड यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन टू पे एन इंटरिम रिलीफ ऑफ $270 million, दैट इज 350 crores टू विक्टिम. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया विक्टिम को और यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन को डायरेक्शन दिया कि यू हैव टू पे $270 million टू द विक्टिम. द यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन फाइल अ सिविल रिविजन बिफोर हाई कोर्ट ऑफ एमपी विच रिड्यूस द अमाउंट फ्रॉम 350 to 205 crore. तो उसके बाद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने रिवीजन पिटिशन फाइल किया एमपी हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अमाउंट 350 से घटाकर 205 करोड़ पर लाकर ठहरा दिया. द यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ट्राइज टू डायरेक्ट सेटलमेंट विद द गैस विक्टिम्स. मीनवाइल यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने क्या ट्राई करना शुरू किया कि डायरेक्टली विक्टिम्स के साथ सेटलमेंट करने की कोशिश की. लेटर बोथ द पार्टीज प्रीफर अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट. बाद में दोनों पार्टीज सुप्रीम कोर्ट में गए एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन 14th February 1989 डायरेक्टेड यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन टू पे $470 million, दैट इज 750 करोड़. फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन को कि आपको 750 करोड़ विक्टिम को पे करना है. द इंटायर अमाउंट हैड टू बी पेड बाय 31 March 1989. और उनको डायरेक्शन दिया कि पूरा अमाउंट 31 मार्च 1989 के पहले विक्टिम्स तक पहुंच जाना चाहिए. So this is the particular scenario of भोपाल गैस डिजास्टर केस. तो भोपाल गैस डिजास्टर केस के कुछ फैक्ट्स इस तरीके से थे एंड इन दिस केस द कोर्ट इवॉल्व्ड द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. We conclude the topic with this particular expression that strict liability is having a certain kind of defenses but absolute liability doesn't have any kind of defenses. I hope you like this video, and if you like this video please hit the like button and subscribe our channel. Also hit the notification button so you will be notified by our latest video. Thank you.